हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की और हमने कल बिजनेस का मीनिंग देख लिया है, सारी करेक्टरिस्टिक पढ़ ली हैं, बस नोट से कंफर्म करनी है, वो करवा दूंगा आखिरी के 5 मिनट में बाबू। और टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी भी हम पढ़ चुके हैं। एक बार टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दोबारा से रिवाइज करानी है मुझे जल्दी से। बाबू सामने देख रहे हैं आप सब, बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी की। अगर ह्यूमन एक्टिविटी को क्लासीफाई करने चलोगे बेटा, दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो। कौन कौन से दो पार्ट? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा इकोनॉमिक वो जिसका मोटिव पैसा कमाना है। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिसकी वजह से आप लाइवलीहुड अर्न करते हो, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, जो आउट ऑफ लव की जाती है। फिर नीचे देख रहा तू आज, आउट ऑफ सिंपैथी की जाती है, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स की जाती है, या बेटा इमोशंस में आके की जाती है। वो सब बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है जी, रहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। बाबू हमारे कोर्स में 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं ऐसे नहीं टॉपिक लिख रहा था बेटा क्योंकि मुझे आगे कराना। हमारे कोर्स में 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा। सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस, कल पढ़ भी चुके हो बेटा। बिजनेस का पहला फीचर ही यही था, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन, अभी करेंगे इस पे चर्चा। तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। बाबू हमारे कोर्स में इन तीनों का डिफरेंस भी है, और आज मुझे ये डिफरेंस तक पहुंचा के जाना है आपको। बता देता हूं, आज नोट से एक अक्षर भी शायद ना हो। मुझे पहले यही 3 टर्म क्लियर कर दूं, बस मेरे लिए इतना ही बहुत होगा आज। खैर देखते हैं बाबू, ऑल्दो शायद आपको बहुत सारों को क्लियर होगी। बिजनेस पे चर्चा हो चुकी, नहीं करनी। एम्प्लॉयमेंट का हिंदी मतलब होता है नौकरी करना, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा जिसमें हम दूसरे के लिए काम करते हैं, और एज अ रेम्यूनरेशन, एज अ रिटर्न हम बेटा सैलरी या वेजेस कमाते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है बेटा? जिसमें हम दूसरे के लिए काम करते हैं बेटा, और एज अ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन समझते हो ना, एज अ रिटर्न हम क्या कमाते हैं? या तो सैलरी कमाते हैं या वेजेस कमाते हैं बेटा। ये होता है एम्प्लॉयमेंट। बस कोई खासी चर्चा नहीं बाबू। जिन्होंने मुझसे पहला चैप्टर कभी नहीं पढ़ा सिर्फ वही बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। ठीक है जी। प्रोफेशन, मुझे तो प्रोफेशन का एग्जाम्पल चाहिए। सर देखो साथ साथ बताएंगे एग्जाम्पल। अरे पहले ना शुरुआत तो भाई पीछे से करेंगे भाई, ठीक है ना। हाँ जी, डॉक्टर गौतम भाई, लॉयर, इन दोनों के अलावा कोई और एग्जाम्पल? डॉक्टर, लॉयर, सीए। लो आगे आगे आगे, मेरा मैं छाती छोड़ी होगी बाबू बस। हाँ जी 3 हो गए, और इंजीनियर 4, टीचर चलो ये भी मान लिया 5, मेकअप आर्टिस्ट, मम्मी के ऊपर ले आई बात, ठीक है जी। और कह रहा पल्लेदार, अपनी अपनी बातें छोड़ दो। चलो जी बेटा, चलो आपकी इतनी बड़ी नॉलेज में बता देता हूं, एक भी एग्जाम्पल ठीक नहीं है, सब 0। आपको पता है मैं ना, देखो मैं इंडियंस इमोशनल होंगे लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। मेरा दिल नहीं कह रहा ऐसा कहने को, मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है ना। और गलती इसमें आपकी नहीं है बेटा। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, आपको याद ही यही कराया जाता है। मैं हर साल बैंड बजाता हूं टीचर्स की इन्हीं चीजों पे। सीए होगा नहीं है, डॉक्टर तो होगा ही नहीं है, कह तो रहा हूं। सर जब आपने 6 बोले, मैंने बोल दिया 6 के 6 नहीं है, तो भाई इसमें डॉक्टर होगा और इंजीनियर होगा और सीए होगा, सब नहीं है। सुन लो, अब वजह समझ लो इस चीज की, और आप फ्यूचर में गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। आपके टीचरों ने कभी पढ़ाई नहीं करी बेटा, तो उनको क्या पता, यही तो बताएंगे आपको। जो गलत पढ़ा है बेटा वो गलत गलत समझा देंगे, ठीक है ना। कभी जिंदगी में करेक्ट नहीं कराएंगे आपको। मेरा बड़ा मन करता है यहाँ बिठा के पढ़ाऊँ और समझाऊँ उनको, क्या क्या बताते रहते हो बच्चों को, बेचारों को। आप बहुत आराम से समझना, और यही बात आपने अपने टीचर्स को भी समझानी है जिनको पता नहीं बेचारों को। बाबू मैं सीए का ही एग्जाम्पल लेकर चलूंगा, एट द एंड करेक्ट करूंगा। जिस चीज की मुझे समझ है बात उसी की करता हूं बेटा।
आपकी जो जर्नी होती है सीए के लिए वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले सीए का एंट्रेंस, जिसको आज की तारीख में सीए फाउंडेशन बोलते हैं, जब मैंने क्लियर की थी तब सीपीटी बोलते थे, ठीक है। आज की तारीख में बेटा सेकंड लेवल को सीए इंटरमीडिएट बोलते हैं, बेटा जब मैंने की थी तब आईपीसीसी बोलते थे, एंड देन सीए फाइनल। और बहुत आराम से चीज़ों को समझना, काम आएगी ये बहुत। बेटा आप जब सीए स्टार्ट करते हो तो बाबू किस इंस्टीट्यूट, किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से करते हो? बाबू कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं होती सीए के लिए। सीए के लिए ऑल ओवर इंडिया एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप इसके पास फी जमा करते हो और यही बेटा आपको सब्जेक्ट बताता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देने वाले, और स्टडी मटेरियल यही इशू करता है, ठीक है जी। आपके पास स्टडी मटेरियल आ गया, बुक घर पर आ गई, बेटा आप पढ़ना शुरू कर दो। इंस्टीट्यूट की तरफ से इंस्टीट्यूट कहता है बुक सेरी कोर्स एरा, चाहे सेल्फ स्टडी करके पेपर दो, चाहे प्राइवेट ट्यूशन लगाओ, वो आप अपने सिरे से लगाओ, मेरी तरफ से कोई अडक नहीं है, ना मैं पढ़ाता ना कुछ, आपको सिर्फ पेपर देने हैं मेरे पास तो आकर, ठीक है जी। बेटा मैंने पढ़ना शुरू करा और बताता हूँ आपको, मार्च 2010 में मेरे पेपर ख़त्म हुए 12th क्लास के, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2010 को मैं ट्यूशन चला गया सीए सीपीटी की, ठीक है ना। 2 महीने के अंदर अंदर प्रिपरेशन करके जून में पेपर दिया और क्लियर हो गया। चलो जी, सीए में एंट्रेंस होगी, सीपीटी क्लियर हो गया। अब पूरे 11 महीने के बाद पेपर है, यानी कि जून 2010 में मैं खड़ा हूँ, मई 2011 में मेरे पेपर हैं, ठीक है ना। आईपीसीसी इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट, ठीक है ना। कई लोग अलग अलग देते हैं, कुछ इकट्ठे भी देते हैं, कुछ रह जाते हैं, किसी के साथ क्या हो जाता है, ऊपर वाले की दया से मैंने दोनों इकट्ठे निकाल दिए, ठीक है जी। इकट्ठे दिए, इकट्ठे निकल गए। मई 2011 में बेटा सीए आईपीसीसी क्लियर हो गया। उसके बाद 3 साल आपको सीए के अंडर काम सीखना है और 3 साल बेटा सीए फाइनल की पढ़ाई करनी है। सीए फाइनल में कुछ ज़्यादा किताबें नहीं होती, जितनी मेरी हाइट है उससे कुछ ज़्यादा होती, इतनी, ठीक है बाबू। और 3 साल आपको सीए के अंडर काम सीखना होता है, 10 से 5। 10 से 5 आप सीए के पास जाओगे, क्योंकि बेटा जो थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन करोगे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपको सिखा सकता है। यानी कि आपकी 3 साल की इंटर्नशिप रहती है, ट्रेनिंग रहती है सीए के अंडर। सर इंडिया में लगभग हर प्रोफेशनल के लिए इंटर्नशिप जरूरी है। आप खुद समझो, डॉक्टर किताबें पढ़कर बेटा सर्जरी नहीं कर सकता, सीए किताबें पढ़कर इनकम टैक्स के केस नहीं लड़ सकता, जीएसटी के केस नहीं लड़ सकता। तो बाबू आपको क्या कहा जाता है, 10 बजे से पहले पढ़ो और 5 बजे के बाद पढ़ो। 10 से 5 सीए के पास काम सीखो और 3 साल के बाद आपको पेपर देने सीए फाइनल के। इसमें भी बेटा 2 ग्रुप हैं, 4-4 सब्जेक्ट के, ठीक है ना। मैंने दोनों ग्रुप इकट्ठे दिए, प्रिपरेशन करी, 3 साल सीए पे काम सीखा और एक बार में क्लियर, ठीक है जी। सीए बन गए जी, मई 2014 सीए बन गया, ठीक है। अब बेटा सीए बनने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन, यहां से काम स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये काम आएगा आपको। जो आप प्रोफेशनल बोल रहे हो ना, समझ लो बेटा प्रोफेशनल कौन होता है। बाबू सीए बनने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन थे, ठीक है। चाहे तो बेटा मैं अपना ऑफिस खोल लेता, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टर के पास भी बेटा ऑप्शन होते हैं, डॉक्टर क्लिनिक खोलता है ना, सीए ऑफिस खोलता है, इन्हें हम बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। डॉक्टर क्या करता है बेटा, आपकी बॉडी पे प्रैक्टिस ही तो करता है, पता है आपको। नया नवेला डॉक्टर आया एमडी बनकर, ठीक है, उसने इंटर्नशिप किया है, आज आप गए, आपने कहा फीवर हो रहा है, अच्छा 3 दिन की दवाई है, 3 दिन के बाद बताना। उसको भी श्योरिटी नहीं है कि दवाई आपके ऊपर कितना असर करने वाली है। 3 दिन के बाद आप गए कि अब कुछ आराम है, सेम दवाई कंटिन्यू फॉर 1 वीक, और नहीं तो बेटा दवाई चेंज। तभी तो इसको प्रैक्टिस बोला जाता है, पता है आपको, इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिस। सीए क्या कर रहा होता है, नया नवेला सीए प्रैक्टिस ही तो कर रहा होता है दूसरों की फाइल पर। उसका इनकम टैक्स में केस लड़ा, ऐसे करके देख लेता हूं, अगर केस हार गया तो अगली फाइल में ऐसे नहीं करके देखूंगा। इसे बोला जाता है बेटा प्रैक्टिस, ठीक है ना। रोज सिखाती है ये आपको कुछ ना कुछ, डॉक्टर भी रोज सीखता है बेटा पेशेंट से। तो बेटा एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना ऑफिस खोलकर बैठ जाओ। एक बेटा मेरे पास ऑप्शन था नौकरी कर लूं, और बेटा एक ऑप्शन था अदर्स। आपको बता देता हूं बेटा, पूरे इंडिया में इस टाइम भी दुनिया बोलती है ना, अरे जना खना सीए कर रहा है, जना खना, अरे कर रहा है, बन कितने रहे हैं, बात ये बताओ मुझे।
करने से क्या होता है, ठीक है ना, करने दो, दुनिया कर रही है। 5 लाख सीए इंडिया में कुल, जिसमें से लगभग 50,000 एक्सपायर हो चुके हैं, बचे 4.5 लाख। 4.5 लाख में से लगभग 50,000 यहां पर हैं जिन्होंने सीए बनने के बाद ना तो नौकरी चूज करी ना प्रैक्टिस। कोई एक्टिंग के फील्ड में है, आपको, मेरे को तो खैर नहीं पता, नाम भी नहीं पता, मैंने कभी देखा भी नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 2 कैटेगरी ऐसी हैं बेटा, 2% 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो खुद में सीए हैं, जिन्होंने सीए बनने के बाद क्या मतलब एक्शंस में चले गए बेटा, मूवीज में चले गए बेटा, मिनिस्ट्रीज में है। पीयूष गोयल जी का नाम सुना है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सुरेश प्रभु जी का नाम सुना है, 2014 में बेटा रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं। तो बेटा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने फादर का बिजनेस कंटिन्यू करा, जिन्होंने अपना नया स्टार्टअप किया, तो 50,000 तो ऐसे लोग ही बाहर हो गए। सिर्फ 2 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, 2 लाख प्रैक्टिस में। 135 करोड़ लोगों के पीछे 2 लाख लोग हैं जो ऑफिस खोल के बैठे हैं, 2 लाख नौकरी कर रहे हैं। दुनिया कहती है जना खाना सीए कर रहा है, 135 करोड़ और 2 लाख, करने दो, जो कर रहा है बन कितने रहे, बात मुद्दा ये है। चलो खैर ठीक है बाबू, अब मैं बोलता हूं, छोड़ो ये मेरा मुद्दा नहीं है बाबू, मैं बोलता हूं आपको चाहे प्रैक्टिस करनी है, चाहे जॉब करनी है, चाहे कुछ और करना है, जिस दिन आप सीए का रिजल्ट आता है, आप पास हो जाते हो ना, आप एक काम तो जरूर कहते हो, आईसीआई एक काम कर दे। आईसीआई कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में एक है बेटा, पूरे इंडिया में सिर्फ एक, ठीक है जी, बाकी हर जगह इसके सिर्फ ब्रांचेस हैं, है इंस्टीट्यूट एक ही। आप तीनों में से कुछ भी करना चाहते हो, आप आईसीआई को बोलते हो, आईसीआई मुझे एक मेंबरशिप नंबर तो दे दे। मेंबरशिप नंबर ये क्या भला है बेटा? आईसीआई एक रजिस्टर बना रहा है जिसमें सारे सीए के नाम लिखता है। जब जब कोई सीए बन जाता है बेटा, उसका नाम उस रजिस्टर में लिखना शुरू कर देता, ठीक है ना बेटा, मेरा नाम भी लिखा गया। और मैं बोलता हूं आपने कुछ भी करना हो, जब आपने इतनी मेहनत से सीए करी है बेटा, आप नाम तो लिखवाना ही चाहोगे बेटा उस रजिस्टर में, तो बेटा हर कोई अपना नाम लिखवा लेता है, और बेटा आपका नाम एक यूनिक सीरियल नंबर के आगे लिखा जाता है। 2 बंदों को एक जैसा सीरियल नंबर तो नहीं मिल सकता है ना, हर एक को यूनिक ही मिलेगा। तो बेटा आपने कुछ भी करना हो, आप आईसीआई से मेंबरशिप नंबर जरूर लेते हो, प्यार से मैं एम नंबर बोलता हूं, ठीक है जी, मेंबरशिप नंबर। समझ आया मेंबरशिप नंबर क्या चीज होती है? क्लैरिटी होगी बेटा। अगर आपने जॉब करनी है या कुछ और करना है, आपको आईसीआई से कोई और फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, आप नौकरी स्टार्ट कर सकते हो, आपका रजिस्टर में नाम लिखा गया, बाकी आप कुछ भी कर लो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, मैंने करनी थी, मैंने इंस्टीट्यूट को कहा, मैंने कहा यार प्रैक्टिस के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो इशू कर दो। उसे हम प्यार से बोलते हैं सीओपी। सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने कहा आईसीआई सीओपी तो इशू कर दो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो इशू कर दो। आईसीआई ने कहा अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए तो हमारी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें मानने को तैयार रहो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भेज दो शर्तें। तो बेटा घर एक लिस्ट आ गई, 27-28 शर्तों की लिस्ट आ गई, और कहते हैं अगर आप ये मानते हो, साइन करके देते हो, तो सीओपी इशू करेंगे। तो आपको बता देता हूं 1-2 शर्तें आपके लिए जरूरी होंगी जाननी। सीए कभी ऐड नहीं कर सकता, मेरा कहीं ऐड नहीं देखोगे कहीं पर भी। सीए सिर्फ और सिर्फ गिनती की 3 जगह ऐड कर सकता है। सुनना क्या ऐड होता है? अपने ऑफिस के बाहर एक फ्लेक्स बोर्ड लगा सकता है, ठीक है। और आपको बता देता हूं उसका साइज भी डिफाइन है और कलर भी डिफाइन है। ऐसे ही नहीं बेटा रंग बिरंगे से कलर, लाल रंग का बोर्ड लगा है, ठीक है ना। हमारी थोड़ी सी दुनिया उजड़ चुकी होती है बेटा सीए बनने के बाद, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली दुनिया में जी रहे होते हैं हम, ठीक है ना बेटा। ऑफिस के बाहर फ्लेक्स बोर्ड, घर के बाहर नेम प्लेट, और आपकी प्रोफेशनल स्टेशनरी। प्रोफेशनल स्टेशनरी किसको बोलते हैं? ऑफिस की फाइल और विजिटिंग कार्ड। बस 3 जगह ऐड कर सकते हो, समझ में आया? गिनती की 3 जगह, चौथी जगह मेरा ऐड नहीं देखोगे, ठीक है ना। अब ये मत कहना आप जगह जगह लिखते हो सीए मनीष कर, इट इज नॉट अ ऐड। नाम लिखना ऐड नहीं होता, ये तो मेरा नामकरण हुआ है ना बेटा। नाम के आगे प्रीफिक्स तो आईसीआई नहीं लगाया है बेटा, ये सिर्फ नाम है मेरा। ऐड पता है क्या होता है? मैं अपनी फर्म का नाम बता रहा हूं, मैं अपनी फर्म का एड्रेस बता रहा हूं और कह रहा हूं मैं ये काम करता हूं, वो ऐड होता है, ये ऐड नहीं होता बेटा, ठीक है ना बाबू। तो बेटा मैं 3 ही जगह ऐड कर सकता हूं, पहली शर्त ये थी। और आपने आज तक किसी सीए का ऐसे ऐड नहीं देखा होगा,
कहीं देखा है हमारे यहाँ सस्ते दाम में ऑडिट किए जाते हैं हमारे यहाँ सस्ते दामों में इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है। भाई साहब इंस्टीट्यूट बोलता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दुनिया को पता है बहुत है, ठीक है ना। और जिस दिन ऐड कर दिया ना डिग्री छीन लेगा आपकी। हमारा आईसीआई बहुत सख्त है, आप सोच नहीं सकते, गलती भी नहीं करता कोई सीए करने की। दूसरे काम की बात बता देता हूं बेटा, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब मैं अपना नाम लिखता हूं विजिटिंग कार्ड पे तो ऐसे लिखता हूं, सीए मनीष कालरा, अपनी डिग्री लिखता हूं बेटा, ठीक है ना, कुछ ज्यादा है इसलिए लिख नहीं रहा यहां पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाबू ये क्या होता है और ये क्या होता है फर्क समझ लो, ठीक है ना। आप पहली बार देख रहे हो इन चीजों को तो आपको जानना जरूरी है। ये प्रीफिक्स है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ योर नेम, जैसे कि डॉक्टर DR लगाते हैं, ठीक है ना बाबू। नॉर्मल इंसान मिस्टर, मास्टर, मिसेस, मिस लगाते हैं, ये सब प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है जी। ये क्या, ये डेजिग्नेशन है। हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला है अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप एक प्रैक्टिस में हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई वर्ड नहीं लगाओगे। लॉयर पता है क्या क्या लगाते हैं, पता नहीं भाई कहां से लगाते हैं, क्या क्या बोल लूं यार। टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सब कुछ यही है बेटा। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है सबको पता है कौन क्या है, क्या लॉयर होते हैं और क्या सी होते हैं, सबको पता है। आप बस चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखो, दुनिया जानती है कौन टैक्स कंसल्टेंट है और कौन फाइनेंशियल एडवाइजर है और कौन फाइनेंशियल एनालिस्ट है, कौन इतना कितना अच्छा फाइनेंस को बता सकता है, सबको पता है। आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने अगर गलती से भी कोई वर्ड लिखा, डिग्री गई। 27 शर्तों में से 2 बता दी, शायद पता लग गया होगा कितनी रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर होंगी, ठीक है ना बेटा। बाबू मैंने 27 शर्तों पे साइन करके दे दिए कि मैं ऐसा कुछ भी आपका कोई रूल ब्रेक नहीं करूंगा, ठीक है, मैंने साइन करके दे दिए। और जैसे ही मैंने साइन करके दिए मेरे घर पर COP आ गया। COP मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है जी। आज से बेटा शुरू हो गया प्रैक्टिस और ऑफिस स्टार्ट हो गया। अगर आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाओगे, बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों टंगे होते हैं। किसी सीए के ऑफिस में जाओगे दोनों दिखाई देंगे पक्का, फॉर श्योर। हर डॉक्टर अपने कैबिन में लगा के रखता है, हर सीए अपने कैबिन में लगा के रखता है, दोनों ही चीजें, मेंबरशिप नंबर भी और COP भी। अब ध्यान से देखना, एक बार कभी जाने का मौका मिले तो, भगवान ने अगर डॉक्टर पे जाने का मौका मिले, बाकी कहीं किसी भी प्रोफेशनल के ऑफिस में जाओगे तो देखना, ठीक है जी, बात समझ आई। अब लेकिन अब यहां से मेरी एक काम की चर्चा शुरू हो जाती है बेटा। मैं बोलता हूं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला CA इज अ प्रोफेशनल, है ना। मैं बोलता हूं एक इंसान CA बन गया और उसने जॉब ले ली किसी MNC में। बेटा अब यहां पर बताना CA एम्प्लॉयमेंट में है या प्रोफेसर। थोड़ी देर पहले आपने ही बोला था CA प्रोफेशनल होता है। अ वेरी वेरी रॉन्ग वर्ड, और यही आपके टीचर को कभी समझा नहीं पाया मैं कि CA के पास भाई 2 ऑप्शन होते हैं। भाई सुन लो, CA कोई प्रोफेशनल नहीं होता, सिर्फ इसी को प्रोफेशनल बोला जाता है, ये प्रोफेशनल नहीं होता। सुन लो अब काम की बात, करेक्ट वर्ड क्या है? CA इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल, डॉक्टर इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल। बेटा आप डॉक्टर बन गए और बेटा मैक्स हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर इन एम्प्लॉयमेंट। किसने कह दिया भाई डॉक्टर प्रोफेशनल होता है? पढ़ाए तो नहीं जाता, ठीक। डॉक्टर इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल। एंड व्हाट अबाउट लॉयर? सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं क्या लॉयर? नौकरी नहीं करते? कितने सारे लॉयर हैं बेटा जो नौकरी करते हैं, लीगल एडवाइजरी दे रहे होते हैं, लीगल कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, इतनी MNCs में काम कर रहे हैं लॉयर। सर लगभग हर प्रोफेशनल के पास 2 ऑप्शन है। तो बेटा वर्ड प्रैक्टिस लगाना बड़ा जरूरी है प्रोफेशनल के लिए। क्लियर बात? अब शायद बिल्कुल क्लैरिटी होगी क्या मेरा मतलब है प्रोफेशनल से। ओके बात? तो बेटा अभी मेरे को चर्चा स्टार्ट करनी है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस पर। बिजनेस ओके है, प्रोफेशन मैं आपको बता देता हूँ 90% मैंने ओके कर दिया, 2-4% बात रह गई है, वो बेटा साथ साथ हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट पे चर्चा पहले, अब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा नौकरी करने के लिए भी 2 चीजों की जरूरत है। देखो प्रैक्टिस में आने के लिए 2 चीजों की जरूरत है ना, प्रोफेशनल बनने के लिए 2 चीजों की जरूरत है।
एक मेंबरशिप नंबर आपके पास होना चाहिए और एक आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो बेटा आपकी प्रोफेशनल में एंट्री हो गई। ऐसे ही बेटा नौकरी करनी है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सुनना बेटा, आपने क्या करा, मैं बोलता हूं किसी बैंक का एग्जाम दिया, ठीक है ना, और हमेशा एग्जाम्पल यही रहेगा ताकि क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। आपने बेटा बैंक का एग्जाम दिया, यू आर अ ग्रेजुएट। बाबू बैंक जब क्या करता है, वैकेंसी निकलती है तो एडवर्टाइज करता है। बैंक ने एडवर्टाइज करा, बोला कि मेरे को ना पर्सन चाहिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स, ग्रेजुएट इन कॉमर्स मतलब बीकॉम पास चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए कॉमर्स का, ठीक है ना, बीकॉम पास चाहिए पर्सन, प्लस मुझे चाहिए उसकी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर किसी को बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, बीकॉम पास है, तो बेटा एग्जाम दे सकता है बैंक का। आपने क्या करा, आपने देखा वैकेंसी निकली हुई है 10,000, आपने बेटा फॉर्म फाइल कर दिया, ठीक है ना, और बेटा एग्जाम देने चले गए रिटर्न। आपको बेटा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आप इंटरव्यू देकर घर आ गए हो। 10 दिन के बाद आपके घर एक चिट्ठी आती है और आप चिट्ठी खोलते हो, बेटा सबसे ऊपर हेडिंग लिखी हुई है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका नाम लिखा हुआ है, आपको बताया गया कि आपको हमने पंजाब नेशनल बैंक की माधोनगर ब्रांच के लिए सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप इंटरेस्टेड हो जॉब में तो आप रिपोर्ट करना 1 सितंबर को सुबह 10 बजे बैंक ब्रांच में, ठीक है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बस ये बता रहा होता है, आपका नाम लिखा होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कर दी गई है। रिपोर्टिंग टाइम इज 10 AM एंड रिपोर्टिंग डेट इज 1 सितंबर 2021। अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड होंगे तो 1 सितंबर को सुबह 10 बजे बैंक मैनेजर के कैबिन में पहुंच जाओगे। आपने क्या करा बेटा, वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर 1 सितंबर को पहुंच गए बेटा बैंक ब्रांच में। आपने बैंक मैनेजर को दिखाया कि सर आज से मेरी ज्वाइनिंग है, इसमें मेरी ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। तो बेटा उसने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट खोला, उसने देखा ठीक है जी आपकी ज्वाइनिंग है। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपको आपकी चेयर दिखाने से पहले आपसे कहता हूं कि ये कुछ पेपर है, इन पे साइन कर दो। उसने कहा सर ये क्या है बेटा, उसके ऊपर लिखा हुआ था एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत सारे नामों से बुलाया जा सकता है। बेसिकली नौकरी करने के रूल्स एंड रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए होंगे क्या मतलब है। नौकरी करनी है तो ये कायदे कानून है, इस पे साइन करो। और बेटा कुछ कुछ केसेस में ये कायदे कानून 20-20 पेज के होते हैं, 25-25 पेज के होते हैं, ठीक है ना। कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं सहारनपुर के लिए जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो मेरे से बेटर कौन बताएगा, मैं खुद ही बताता हूँ आपको क्या क्या लिखा होता है। बेटा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली बात जो ये लिखी होती है वो यही है बेटा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट क्या है। सर आप बैंक ब्रांच में क्या हो, यू आर अ 4th ग्रेड, यू आर अ वॉचमैन, आप क्लर्क हो, प्रोबेशनर ऑफिसर हो, लोन मैनेजर हो, क्रेडिट मैनेजर हो, बैंक ब्रांच हेड हो क्या भाई? ये कहाँ लिखा होता है? सर मुंह जबानी कह देने से नहीं होता कि बैंक मैनेजर बन गए, लिखा हुआ बताओ कहाँ होता है? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप हो क्या। सबसे पहली बात यही लिखी होती है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। समझ आई क्या लिखा होता है? पहली बात। दूसरी बात आपके पे पैकेजेस, बताऊं कैसे लिखे होते हैं पे पैकेजेस? लो आपको, आपने कभी देखे नहीं होंगे, चलो आपको ये भी बता देता हूं कैसे लिखा जाता है पे पैकेजेस। देखा है कभी ऐसा? चलो समझा दूं वैसे क्या होती है चीज ये। मैंने पहले कहा था आज बहुत सारी एक्स्ट्रा बात हो जाएगी बेटा, ये सब आपकी नॉलेज एडिशन कि आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 25,000 रुपये महीना से। लो बेटा बाबू, ये आपका पे पैकेज है। क्या बताता है पे पैकेज? कि आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 25,000 रुपये महीना से, हर साल इंक्रीमेंट लगेगा 1,000 रुपये का। अगले साल 26 होगी, फिर 27 होगी, फिर 28 होगी, फिर 29 होगी। जब तक 30 नहीं होती तब तक इंक्रीमेंट 1,000 का लगेगा। 30 हो जाने के बाद इंक्रीमेंट 2-2 हज़ार रुपये लगेगा। हर साल 2-2 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा जब तक 50 नहीं हो जाती। इसके बाद भी लिखा होता है
ठीक है ना। मैं तो खैर बेटा शॉर्ट स्पैन दे रहा हूं आपको, ऐसे हैं क्या क्या चीज? हाँ तो हाँ हो सकता है, ग्रेड भी लिखा होता है वहीं पर, ठीक है ना। वैसे बता देता हूं, ग्रेड मेनली आपके एग्जाम बेस्ड ज्यादा होता है, ठीक है ना। एग्जाम क्लियर करो, आ जाओ प्रोबेशनर ऑफिसर बन जाओ। ये क्लर्क की सैलरी है, प्रोबेशनर ऑफिसर के लिए पुराना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, अगला नया मिलेगा, उसमें नई सैलरी के साथ मिलेगा, वहां ऐसे होता है। अगर ग्रेड बढ़ा तो, नहीं बढ़ा तो ये कॉन्टिन्यू, ठीक है ना। चलो जी बाबू, दो बातें बताई। सबसे पहली बात, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो। सेकेंड वन, आपके पे पैकेजेस कैसे होंगे। थर्ड वन, लीव रूल्स, छुट्टियां, तो काम की बात है आपके। हाँ हाँ, और क्या, छुट्टियां तो चाहिए होती है हमें। बाबू कितनी छुट्टियां अलाउड हैं, ये बात लीव रूल्स में लिखी रहती है। जनरली सिक लीव करके कुछ तो लीव देते होंगे ना आपको, बीमारी की कुछ तो लीव मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी? मिलती होगी। वैसे एक बर्गर रूल होता है, इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये बड़ा काम का है, हाँ बर्गर रूल बोलते हैं इसको सच में, ऐसे ही में, ठीक है ना। बर्गर क्या होता है बेटा, ठीक है ना, बीच में टिक्की, दोनों तरफ बन। अब ऐसे ही होता है। अगर मैं बोलता हूँ आपने ऑर्गेनाइजेशन से सैटरडे की छुट्टी ली और मंडे की छुट्टी ली, चाहे संडे ऑफ होता है, आपकी 3 छुट्टियाँ काउंट होंगी। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है। आपने सैटरडे और मंडे छुट्टी ले ली ना, तो 3 छुट्टियाँ मानी जाएंगी बेटा। इसका मतलब आप बीच वाले दिन भी एब्सेंट ही होते पक्का। इट इज़ नोन एज बर्गर रूल। ऐसी कुछ बातें लिखी होती हैं लीव रूल्स में, ठीक है ना। मैंने तो खुद ने लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो बता रहा हूँ आपको। 3 बात समझ आई। एक चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, बेटा देखो, मल्टीनेशनल कंपनी बहुत कुछ इंश्योर करती हैं। आप जब जॉब पर आओ तो आपसे तो बेटा पता नहीं क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। बाबू देखो, अगर आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हो ना, शायद इतनी रेगुलेशन नहीं है। मैं तो स्टाफ को देखता हूँ जीन्स में आ जाता है, ठीक है ना, टी शर्ट्स में आए होते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना है, पता है क्या क्या रूल है बेटा? प्लेन पैंट, प्लेन शर्ट, चेक भी अलाउ नहीं करती मल्टीनेशनल कंपनी। फॉर्मल पैंट चाहिए, वो बेल बॉटम नहीं, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट बेटा, लेदर शूज, लेदर बेल्ट, दैट्स इट। टैटू भी नहीं चाहिए आपकी बॉडी पे एमएनसी को, पता है आपको, अलाउड नहीं है, नौकरी नहीं मिलती बेटा। तभी तो करी नहीं बाबू हमने, पता नहीं आपको, जिंदगी नहीं जीने देंगे वो तो। इवन आपको बता देता हूं बेटा, अगर आपकी जॉब हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी है, लेट्स सपोज कि आप होटल मैनेजमेंट में हो, शेफ बन गए हो, या बेटा इंटर्नशिप ही कर रहे हो, आपको पता है लिखा होता है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, दाढ़ी पे एक बाल नहीं चाहिए, लिखा होता है बकायदा बेटा। सबसे पहले जब आप एंट्री लेते हो होटल में, सुपरवाइजर आपका चेक करता है, अच्छा आज शेव नहीं बना कर आए, घर शेव बना कर आए। एंट्री नहीं होती, मजाल है कोई हॉस्पिटल आपको एंट्री, सॉरी होटल, या क्या बोल रहा हूँ, कोई होटल आपको एंट्री करने देता हो। पता है बेटा, 5 स्टार होटल की इमेज, 7 स्टार होटल की इमेज आप 1 मिनट में पानी में बहा सकते हो। आपकी दाढ़ी से एक बाल टूटा, गिर गया किसी के खाने में, वो तो वैसे ही जान निकाल देगा बेटा। कौन कौन हस्तियाँ आती हैं 5 स्टार और 7 स्टार होटल में बेटा? तो बेटा होटल्स रिस्क लेते ही नहीं। इवन आपको ये बता देता हूँ, अगर आप ठीक ठाक लेवल ऑफ सलून में एक मेकअप आर्टिस्ट हो ना, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बड़े खतरनाक होते हैं। लैक्मे में आप काम कर रहे हो, लेट्स सपोज लैक्मे चंडीगढ़, सर आपका सुपरवाइजर सबसे पहले आपके नेल्स चेक करता है। नेल्स बड़े हैं, घर चले जाओ बेटा, नेल्स काट कर आओ। आपने थोड़ी देर बाद किसी के फेस पे ट्रीटमेंट करना है, मसाज करनी है, आपका नेल उसको लग गया, वो वैसे ही खा जाएगा बेटा। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप एक दाग और लगा जाओगे। सर ये सब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। बड़े खुश हो जा रहे हैं, हाँ तुम्हारे मतलब की बातें चल रही बेटा, समझ में आया? नौकरी देख, मैंने उस दिन एक दिन नौकरी का रूल बताया था ना आपको, 2 वही रूल है बेटा। नौकरी का रूल नंबर 1, योर बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ बॉस इज रॉन्ग गो टू द रूल नंबर 1, दैट सिंपली मीन्स बॉस इज ऑलवेज राइट। समझ आई ना? ऐसे जी हाँ 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 बस करते रहो, ऐसे सारे लाने की आदत डाल लो, नौकरी करनी है तो बेटा, ठीक है ना। और आप में से किसी को करनी नहीं बेटा, इसलिए फर्दर इसकी कोई बात, ठीक है।
नौकरी करने के लिए बेटा दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, अपॉइंटमेंट लेटर एंड चाहे सर्विस एग्रीमेंट बोल लो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बोल लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल लो, कोड ऑफ कंडक्ट बोल लो, सब इसी के नाम है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस में आने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए दो बातें, मेंबरशिप नंबर एंड सीओपी, और बेटा एम्प्लॉयमेंट में आने के लिए दो बातें, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्लस अपॉइंटमेंट लेटर। पहले अपॉइंटमेंट लेटर, बाद में बेटा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ आई बात? अब एक और काम की बात, फिर टॉपिक पे मैं आ सकता हूं। बाबू आपको जब डिफरेंस लिखना है, ये आपकी ना बेटा 9th और 10th क्लास है नहीं, आपने ना ये दो बातें तो बहुत आराम से समझ के चलनी है। जब भी मैं कोई डिफरेंस लिखूंगा बिना बेसिस ऑफ डिफरेंस के लिखूंगा ही नहीं, और अगर आपने लिख दिया, चाहे 8 लिख देना चाहे 10 लिख देना, आपको मिलने वाला 0 है। ये गलती कभी ना हो जाए, इस बिना बेसिस ऑफ डिफरेंस के कुछ नहीं लिखोगे कि बेटा डिफरेंस का आधार क्या है, क्या बेस ले रहा हूं मैं डिफरेंस का। तो बेटा मुझे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बताना है, मेरे पास 8 बेसिस पे डिफरेंस है। बेटा मैं चाहता तो छोड़ भी सकता था, देखो मेरा पेपर पैटर्न ये कहता है, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन आएंगे, 3 के आएंगे, 4 के आएंगे, 5 के आएंगे और 6 के आएंगे। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो 3 बेसिस ऑफ डिफरेंस पे बताना होगा, अगर हेडिंग वाला क्वेश्चन आया तो 3 हेडिंग बतानी होगी, अगर 4 का आया तो 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस, अगर हेडिंग वाला कोई क्वेश्चन है जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस तो 4 हेडिंग, 5 में आया तो 5, 6 में आया तो 6, 6 से ज़्यादा का क्वेश्चन का कोई वेटेज है नहीं मेरे पास। यानी कि बेटा अगर मैं 6 हेडिंग भी याद करूँ तो मेरा काम चल सकता है, लेकिन बेटा अभी हमारे फर्स्ट टर्म MCQ बेस्ड है। मैं आपको पता लगे कोई 6 बेसिस पे डिफरेंस करा दूं, 7वां और 8वां MCQ में बन के आ जाए, आप मुझे पूरी ज़िंदगी कोसो, तो बेटा 8 ही कर लेना, टेंशन मत लो। चाहे 14 हेडिंग होगी किसी टॉपिक में तो 14 ही करा दूंगा बेटा, मैं ऐसी टेंशन लेना नहीं चाहता, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ 1 नंबर कटने ना पाए बेटा, आप मेरे पास इसीलिए हो बेटा, 1 नंबर नहीं कटना चाहिए, बस मुझे पूरे देखने हैं बेटा हर हाल में, ठीक है जी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ। देखना पहला बेसिस क्या है बेटा, नेचर ऑफ मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बेटा मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट लिखा हुआ है, यानी कि सामने देखना बाबू, पहले बेसिस में लिखा है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश हुआ, प्रोफेशन कैसे एस्टैब्लिश हुआ और एम्प्लॉयमेंट कैसे बनी। ये तीनों बनते कैसे हैं बेटा, बिजनेस में लिखा गया होगा एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। बहुत आराम से सुनना बेटा। बाबू देखो, आप सिंपल भाषा में एक टर्म यूज करते हो बिजनेस और बिजनेसमैन। टेक्निकल भाषा में बिजनेस हम कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं एंटरप्राइज, और बेटा बिजनेसमैन कभी नहीं बोलते, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना बेटा। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को ही बोला जाता है टेक्निकली। बेटा कहता है बिजनेस शुरू करना है, कहता है कुछ भी नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। कहता है बस एंटरप्रेन्योर आज डिसीजन ले, मुझे बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस शुरू करने में क्या दिक्कत है सर, मेरा मानना तो यह जेब में नोट होने चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। रात को 10 बजे आप फैसला लो मुझे बिजनेस शुरू करना है, सुबह रजिस्ट्री कराओ, 10 बजे 11 बजे दुकान खोल दो, कुछ नहीं करना। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन, बिजनेस करना है ना, एंटरप्रेन्योर की विलिंगनेस चाहिए बेटा। बस एंटरप्रेन्योर कहे डिसीजन लेके मुझे बिजनेस शुरू करना है, हो गया बिजनेस शुरू। एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी, इसका मतलब काम की बात। मेरा एनालिसिस बड़ा काम का इस लाइन पर बेटा, आपको तो लग रहा होगा रुंगे में लाइन है बेटा, सबसे काम की चीज है ये। इसमें अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो कोई और लीगल फॉर्मेलिटी को पूरी कर लेना। बता देता हूं, कुछ बिजनेस बेटा इंडिया में सेंसिटिव बिजनेस है, जिनको शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए बेटा। अगर आप वो बिजनेस कर रहे हो तो आपके डिसीजन के साथ साथ लाइसेंस भी चाहिए। बाकी सारे बिजनेस में बस आपकी विलिंगनेस चाहिए। सर बेटा मैं फर्नीचर का बिजनेस करना चाहता हूं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, शटर उठाओ बेटा, चलो कल से ही शुरू हो जाओ। मैं बेटा एसी बेचना चाहता हूं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, शटर उठाओ बेटा बेचना शुरू हो जाओ।
बेटा मैं लिकर का बिजनेस करना चाहता हूं, शराब बेचना चाहता हूं, लाइसेंस चाहिए। यहां आपके डिसीजन से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहां बेटा लीगल फॉर्मेलिटी है, लाइसेंस रिक्वायर्ड है, पहले लाइसेंस बाद में आपकी विलिंगनेस, तब जाके बिजनेस शुरू। मैं बेटा आर्म्स बेचना चाहता हूं, गन्स हथियार बेचना चाहता हूं, लाइसेंस रिक्वायर्ड है। समझ आई ना बेटा अगर आप कोई सेंसिटिव बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है। क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो ये भी पूरी कर लेना। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं क्योंकि मुझे ये याद कराना है। क्लियर हुई बात बेटा। प्रोफेशन देखते ही हंसी आ जाएगी आपकी। पढ़ना जरा क्या लिखा है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में। क्लियर हुआ। बस मैं प्रोफेशनल बॉडी का मतलब बता देता हूं बाबू। लिखा गया होगा मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल बॉडी? बेटा हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो आपको मेंबरशिप नंबर और सीओपी इशू करती है। जैसे सीए के केस में आईसीआई इज द प्रोफेशनल बॉडी, डॉक्टर के केस में। बस यही तो चक्कर है तुम्हारे साथ, कोई काम की बात पूछ लो पता नहीं होती तुम्हें। डॉक्टर के केस में एक प्रोफेशनल बॉडी होती है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। व्हाट अबाउट CS? कंपनी सेक्रेटरी। ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। व्हाट अबाउट CMA? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, निभा लोगे। लॉयर के केस में प्रोफेशनल बॉडी का नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। थोड़ा पीते हैं ना ये लॉयर, तो इसीलिए नाम रखा गया बार का। नहीं, सच में नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। क्लियर बात बेटा। मैंने कुछ प्रोफेशनल बॉडी के नाम बता दिए, जितने याद रहते उतना अच्छा, नहीं भी रहे तो बेटा 1-2 याद रख लेना। IMA तो याद रख लेना बेटा, और ICI। ठीक है जी, समझ आया बेटा। बाबू एम्प्लॉयमेंट के केस में पढ़ना मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कैसे शुरू होती है नौकरी। क्लियर है ना, ऐसे थोड़ी इतनी मतलब अच्छी करी है बेटा। हाँ जी क्लियर है ना, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। क्लियर बात। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस बिल्कुल ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।